नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज हम सिनेमा के एक बहुत दिलचस्प और बहुत पॉपुलर और कहना चाहिए कि बड़ा एक शाश्वत पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक जो एलिमेंट है हमारी फ़िल्मों का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है सिनेमा में दिखाई जाने वाली फ़िल्मों फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली लव स्टोरीज़ के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रेम का मसला है, सिनेमा में जब से सिनेमा शुरू हुआ है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब से सिनेमा शुरू हुआ और जब से टॉकीज़ यानी कि बोलती फ़िल्में शुरू हुई हैं, तब से जो प्रेम का एक तत्व है, वो किस तरह से फ़िल्मी कहानियों में ढल करके पर्दे पर आया है और तब से आज तक का जो सिनेमा का सफ़र है, उसमें किस तरह के उसमें बदलाव आए हैं और उन बदलावों ने किस तरह समाज को प्रभावित किया है या सिनेमा ने समाज से किस तरह से प्रेम के एलिमेंट्स को लिए हैं। जाति का मामला, धर्म का मामला, आर्थिक असमानता का मामला, किस तरह से प्रेम कहानियों में दिखाई दिया है नायक-नायिकाओं के बीच में किस तरह की जो एक कहना चाहिए कि जो खाइयाँ होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, किस तरह से प्रेम कहानियों में उनको दिखाया गया है कि वो प्रेम उनको पाटने में सफल होता है, नहीं होता है। सफल प्रेम कहानियाँ ज़्यादा हिट हैं या कि असफल प्रेम कहानियाँ ज़्यादा हिट हैं? कौन-सी कहानियाँ हैं जिनको हम कालातीत प्रेम कहानियाँ मानते हैं या मान सकते हैं और उनके क्या विशेषताएँ हैं उनकी? इसके बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमाल पारख हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता, आप सब परिचित हैं उनसे। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ समीक्षक, वर्षों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं आजकल। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब हैं, प्रोफ़ेसर हैं और सिनेमा, समाज, संस्कृति के सवालों पर निरंतर चर्चाओं में शामिल होते रहते हैं। सौम्या बैजल जी हैं, रंगकर्मी हैं और संस्कृति के सवालों पर लगातार सक्रिय रहती हैं, हमारी चर्चाओं में शामिल होती हैं। नीरज एल छेत्री जी हैं, जो कि एक स्वतंत्र फ़िल्मकार भी हैं और प्राध्यापक भी हैं और सिनेमा में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सौम्या जी, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ आज। मैं चाहता हूँ जो प्रेम का मसला है, तो जी, आप ज़रा इसके बारे में अपनी राय हमें बताएँ कि ये जो प्रेम कहानियों की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह का बदलाव आपने जो शुरू से जब कहानियाँ बनना शुरू हुई हैं पर्दे पर और ख़ास तौर से जब हम टॉकीज़ की बात करते हैं, जो जी, बोलती फ़िल्में हैं, वहाँ जी। से लेकर के आज तक का एक जो प्रेम कहानियों का सिलसिला है, उसमें आप क्या चीज़ें देखती हैं और आपको क्या सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? और अगर आप कुछ उदाहरणों के साथ इसको बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, जी, सौम्या जी। सभी पैनलिस्ट्स को नमस्कार और मतलब प्रेम जैसी बात पे बात करना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। लेकिन मेरे लिए एक्चुअली प्रेम की परिभाषा जब से टॉकीज़ शुरू हुई हैं और जब हम आ जाते हैं 2025 में, मेरे लिए वो शुरू बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हुई थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरसेक्शनल था, ओपन था। वो आते-आते मेरे हिसाब से बहुत लीनियर हो गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट कहीं-कहीं नुआंसेस भी आए हैं। तो मेरे ख़्याल से जब हम 1950s देखते हैं, बिमल डा का सिनेमा, गुरुदत्त का सिनेमा, राज कपूर का सिनेमा, उसमें आपको प्यार की परिभाषा में इक्वालिटी भी दिखती है, आपको सुजाता में कास्ट का कन्वर्सेशन नज़र आता है। मतलब हर लव स्टोरी में एक एनिमी चाहिए होता था, तो वो एनिमी चाहे समाज था, चाहे कास्ट के प्रति समाज था, चाहे इकोनॉमिक डिविजन्स के प्रति जो इश्यूज़ थे, वो थे। तो उन सब से जीत के प्रेम आगे बढ़ता था। तो उन सारे सिनेमा में आपको अलग-अलग नुआंसेस दिखते थे। तो 2 बीघा ज़मीन में जिस तरह से और प्लस मुझे ये लगता है कि उसमें केवल एक लीनियर प्यार एक मैन और एक वुमन के बीच में नहीं था। मतलब 2 बीघा ज़मीन में आपको प्यार दिखता है जो बलराज साहनी को अपनी ज़मीन से है। मतलब प्यासा में बात हो रही है कि जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ है जिसमें द आइडिया ऑफ द कंट्री उससे प्यार है। श्री 420 में सवाल उठते हैं जिसमें द आइडिया ऑफ बीइंग द राइट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो ईमान नहीं बेचना चाहता लेकिन उसे ईमान बेचना होता है, वो उससे प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि
प्यार की परिभाषा 1950s 60s में और ब्रॉड थी, जो ज़रूरी था, जो समाज को भी एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था कि प्यार लीनियर नहीं है। हमने 19 उसके बाद 60s 70s में जब आप आते हैं और अल्टरनेट सिनेमा का मूवमेंट देखते हैं, अडल्ट लव स्टोरीज हमने देखी हैं। इजाज़त जैसी फ़िल्म जो हमें लाकर ये दिखाती है कि 2 अडल्ट्स शादी भी करते हैं, लेकिन जब प्यार बीच में होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है। छोटे-छोटे मोमेंट्स, उसके जो डायलॉग्स हैं, जिस तरह से बात होती है कि तुम माचिस अब भी रखती हो, हाँ, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? वो कहती है आपकी भूलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है एक-दूसरे के लिए इन दैट मैरिटल रिलेशनशिप। इसलिए अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरी जो रिलेशनशिप है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप के नुआंसेस, इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस, ऑफ कोर्स एंड प्रॉब्लम है कि वो फिर इजाज़त लेके जाती है एंड ऑल दैट, उस पे मैं अभी आऊँगी। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि आपके पास नुआंसेस थे, आपके पास ज़्यादा जगह थी बात करने की। सूरज का सातवाँ घोड़ा जब आप देखते हैं, कॉन्वर्सेशंस अराउंड, मतलब जब आप श्याम बेनेगल की सरदारी बेगम देखते हैं, उसमें इश्क है अपने गाने से, वो गाना नहीं छोड़ना चाहती है। तो इश्क की परिभाषाएँ बदली हैं और वो परिभाषाएँ ज़रूरी थी रखनी। 90s में पोस्ट लिबरलाइज़ेशन में जब शाहरुख खान आए और उन्होंने हर औरत को वो सपना दिखा दिया कि जिस तरह की प्यार की उसको आदत होनी चाहिए, तो या जिस तरह के प्यार की उसको परिभाषा रखनी चाहिए, तो द फैंडम ऑफ राजेश खन्ना, ऑफ आराधना फेम रिटर्न्ड टू इंडिया। एंड उस सब में हमने फिर देखा कि पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया के जो इकोनॉमिक ड्रीम्स थे, उसमें हमें खाली वो लव स्टोरीज जो एक पर्सनल एम्बिशन के साथ एंड होने लगी, कि खाली आपकी शादी हो गई और सब कुछ उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर में चला गया। शादी के बाद क्या होता है, वो सवाल कहीं शायद रह गए। एक तो ये, दो तो मुझे लगता है कि एक तो प्यार की परिभाषा अपने आप में कम हो गई क्योंकि हमें सिर्फ इंटरपर्सनल लव में लाकर छोड़ दिया गया। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि जेंडर के परिवेश में केवल एक मैन वुमन लव है। विमेन विमेन लव कहाँ है? जो पूरा स्पेक्ट्रम है जेंडर का, उसमें लव स्टोरीज नहीं है अभी। तो अभी देयर इज अ लॉट मोर टू डू एंड लॉट मोर टू अंडरस्टैंड इन द आइडिया ऑफ लव रियली। तीसरा मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ जो माननी पड़ेगी कि औरत की एजेंसी की कन्वर्सेशंस थोड़ी बहुत लौटी हैं हमारी जनरेशन में, जिसमें मतलब सेक्स की जो परिभाषा है, द आइडिया ऑफ प्लेज़र, द आइडिया ऑफ फ्रीडम विद बॉडी, ये सब थोड़ा दोबारा लौटा है, लेकिन वो भी एक बहुत मायोपिक लेंस में है और वो भी एक एक्सेप्टेड मार्केट रियलिटी के लेंस में है। मुझे लगता है कि मतलब जो ओटीटी में मॉडर्न लव वगैरह हमने देखा, जिसमें औरत को प्यार है अपने फ्रीडम से, वो सारी जो जी, कहानियाँ हैं, वो लौट के आ रही हैं। तो मेरे जी, हिसाब से जो आइडियाज़ ऑफ लव हैं बियॉन्ड रिलेशनशिप, आइडिया ऑफ लव है टू आइडेंटिटी, आइडिया ऑफ लव है बियॉन्ड जेंडर बाइनरीज़, इन सब पे जाना जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हमें एक्चुअल फाउंडेशंस 1950s में मिल गए थे, हमने उन पे बिल्ड नहीं किया। तो एंग्री जी, यंग मैन बहुत का जो लव था फॉर फॉर अ गुड लाइफ, वो मेल का तो आ गया था, उसमें औरत का प्यार नहीं आया। तो आज हमारे जी, पास अब वो चॉइसेस हैं कि उस मार्केट रियलिटी से निकल के हम कहाँ कहाँ प्यार को लेके जाते हैं, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं है, खाली दो लोगों के बीच का प्यार नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहाँ मैं बात अपनी आकर छोड़ना चाहूँगी कि प्यार की अपनी अलग-अलग परिभाषाएँ देखना बहुत ज़रूरी है। खाली एक मैन वुमन लव, इंटरपर्सनल लव ज़रूरी नहीं है। और हम जो बात कर रहे थे कि मतलब इतने ज़्यादा पैट्रियट्स हैं, मतलब देश प्रेम की भाषा नहीं है। अब तो सिर्फ़ वैलर और वायलेंस की भाषा होती है। वो सारी फ़िल्में कहाँ हैं जो हमें पहले पैट्रियोटिज़्म में मिली हैं। मतलब हम आज के ज़माने में जो अगर कोई फ़िल्में बना भी रहे हैं जो अराउंड सोल्जर्स हैं या अराउंड जैसे जो छावा बन रही है, वो सब एक बहुत टॉक्सिकली मेल वो बन रही है। लेकिन जो इश्क होता है एक एक वॉरियर का अपनी तलवार से, जैसे हम रौद्र रस में देखते हैं, नवरस में भी,
वो सारे नुआंसेस चले गए हैं। हर चीज एक मार्केट आइडेंटिफिकेशन के लिए चिल्ला चिल्ला कर एक्सप्रेशन में चली गई है, लेकिन डेप्थ नहीं है। तो मुझे लगता है रोमांस को भी खाली एक तरह से देखना इज इनजस्टिस टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ रोमांस इटसेल्फ। उसको भी ब्रॉड जी, बेस करके देखेंगे तो आई बहुत थिंक इट विल बी बहुत विस्तार से आपने अपनी बात रखी है और उसमें जी बहुत सारे एलिमेंट्स आपने जी पहले अपने जो वक्तव्य में शामिल कर दिए हैं। नीरा जी, मैं आपके पास आता हूँ। सौम्या जी ने जो एक बहुत बड़ा ब्रॉड चित्र खींचा है हमारे सामने, उसमें उन्होंने लीनियर स्पेक्ट्रम से लेकर के और तमाम तरह की प्रेम कहानियों के बारे में अपना एक जो राय है वो रखी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिनेमा का जो एक कहना चाहिए कहानी कहने का तरीका है, और उन्होंने सौम्या जी ने बहुत सारे फिल्मकारों का भी नाम लिया, विमल रॉय का खास तौर से मुझे इसलिए, चूंकि विमल रॉय की फिल्म देवदास जो है वो एक अलग तरह की टेम्पलेट है प्रेम कहानी के मामले में। हालांकि वो देवदास जो है वो शरद चंद्र के उपन्यास पर बनी है और वो एक अलग तरह का आपके सामने एक पहले से ही मिसाल मौजूद है। लेकिन जिस तरह से विमल रॉय ने उसको फिल्माया है वो अपने आप में एक मिसाल बन गई है इस फिल्म मेकिंग के मामले में भी और स्टोरी टेलिंग के मामले में भी, खास तौर से लव स्टोरी के मामले में। तो एक तरफ वो किरदार है, दूसरी तरफ जब सुजाता का जिक्र कर रही थी वो, तो विमल रॉय की फिल्म बंदिनी भी मुझे याद आ रही थी कि वहां पर ये प्रेम का एक स्वरूप अलग नजर आता है, जो कि अशोक कुमार और नूतन का प्रेम है। या प्यासा का जिक्र किया तो प्यासा में जो वहीदा रहमान और गुरदत्त का प्रेम है, और प्यासा में ही वहीदा रहमान, सॉरी, माला सिन्हा और गुरदत्त का जो ट्रैक है वो भी है। तो प्यार की अलग अलग तरह की छवियां हैं। आपके हिसाब से ये जो प्रेम का मामला है, क्योंकि देखिए प्रेम तो जो है वो यथास्थितिवाद के विरुद्ध वाली एक भावना है। आप या स्टेटस को तोड़ते हैं तभी आप कहीं ना कहीं प्रेम प्रेम करने का मतलब ही है कि आप स्टेटस को तोड़ रहे हैं। आप उस प्रचलित पारंपरिक जो पद्धति है जीवन की या सामाजिकता की, उसको कहीं ना कहीं लांघ रहे हैं और अपने लिए स्वयं एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं। सिनेमा कैसे उसको दिखाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा। और सोम्या जी ने जो कहा उसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे या उससे किस तरह से आप अलग रखना चाहेंगे अपनी बात को? जी। सभी को नमस्कार। दरअसल सौम्या ने लगभग बहुत सारी ज़रूरी बातें अपनी बातचीत में कह दी हैं। मैं जब आपके इस विषय पे सोच रही थी जो आपने रखा था कि प्रेम की अभिव्यक्तियों में क्या बदलाव आ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम अपने सिनेमा के पूरे हिस्ट्री को देखते हैं पीछे जाकर, तो मुझे लगता है कि उन प्रेम कहानियों में भी मतलब अगर हम 50s से लेकर ये पूरा 70 तक का दशक देखते हैं, 70 का एरा, वहां तक ना एक बड़ी पवित्र प्रेमिका की इमेज जो है उन प्रेम कहानियों में गढ़ी गई है। एक बड़ी आदर्श पत्नी की इमेज गढ़ी गई है। मुझे प्रेम की अभिव्यक्ति में मतलब इन प्रेम कहानियों में जो चीज़ थोड़ी परेशान करती है वो मेल गेज है। मतलब हमेशा पहल आदमी करेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि किसी को देखकर एक स्त्री को भी प्रेम पैदा हो सकता है और वो पहल करे। आप देखें हमारी इन तमाम 70 बल्कि 80 के दशक तक की फ़िल्मों में जब कोई स्त्री प्रेम की पहल करती है तो उसे तुरंत वैम्प का एक टैग दे देते हैं और हमारे यहाँ की इस तरह एक पूरी खलनायिकाओं की एक पूरी लंबी फ़हरिस्त दिखाई देती है जहाँ वो जब हीरो की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उसको एक्सप्रेस करती हैं बोल्ड तरीके से, तो तुरंत ही खाँचे में फिट कर देते हैं। और इन तमाम प्रेम कहानियों ने एक जो विचार बहुत गहरे तौर पर हमारी पहले की तमाम पीढ़ियों के भीतर डाला, वो ये कि प्रेम में पहल पुरुष को करनी चाहिए। और स्त्री के पास या तो स्वीकार करने का एक चॉइस है, एक विकल्प है या फिर अस्वीकार करने का। अच्छा वो अस्वीकार शुरू में ज़्यादातर इन कहानियों में प्रेमिकाएँ जिनको बाद में वो एक कपल वो बनते हैं, उनमें वो पहले अस्वीकार ही है, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसको भी वैसा ही प्रेम हो गया है। तो हमने देखा है कि ये हीरो लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि एक तरह की स्टॉकिंग करना और उन्हें विवश करना। तो मुझे बहुत मिसोजिनी और बहुत मेल गेज दिखता है जहाँ स्त्रियाँ उन्हीं प्रेम कहानियों में बहुत निष्क्रिय हो जाती हैं। उनकी चॉइस, उनकी प्रेज़ेंस ये बहुत चीज़ परेशान करने वाली है। इसके बाद 70 के बाद के अगर हम दशक में देखें तो एक तरह का रोमांटिसिज़्म 90s और 2000 के आस-पास तक पूरे 15-20 सालों में आया। उसमें ग्लैमराइज़ेशन बहुत बढ़ गया और हम अपने यहाँ ये तमाम चीज़ें अगर ना भूलें उन प्रेम प्रेम कहानियों में, जैसे अगर पीछे लौटें तो मुग़ल आज़म है। मुग़ल आज़म में ऐसा लगता है कि दोनों को पहली बार देख के एक-दूसरे से मोहब्बत हो गई है, सलीम अनारकली। लेकिन जो दो पुरुषों का ईगो क्लैश है और उसमें अनारकली का प्रेम एकदम दब सा जाता है। मतलब उसका एक्सप्रेशन वो उस उसमें पिस कर रह जाती है।
तो ऐसा लगता है कि एक तुम्हें हासिल नहीं करने देंगे और एक हम कहेगा कि हम हासिल करके रहेंगे, उसमें स्त्री के प्रेम गायब हो जाता है, स्त्री एक सामान बन जाती है जिसे 2 पैट्रियार्कल पोल पे खड़े लोग जो हैं वो अपनी अथॉरिटी, अपने पावर उसको क्लेम करने का ज़रिया बनाते हैं। तमाम प्रेम कहानियों में वो जो पहल है वो स्त्री की तरफ से दिखती नहीं है। तो कई बार मुझे लगता है कि उस मतलब अभिव्यक्ति में भी पहल कोई और कर रहा है, उसके पास सिर्फ चॉइस बचती है, विकल्प। और यही चीज़ ऐसा लगता है कि पूरा आइडिया पेनिट्रेट करता है सोसाइटी में। एंड बाद में 90s के बाद 2000 और 2010 तक जो हम लोग देखते हैं उसमें अ, स्त्री का ग्लैमराइजेशन बहुत कर दिया गया है, उसकी बॉडी का और तमाम चीज़ों का। और उसमें रोमांस भी है, जैसा कि सौम्या ने कहा कि शाहरुख एक नए तरह का पूरा एक वो लेकर आते हैं, एक उसे जादू कह सकते हैं, एक ऐसी छवि गढ़ते हैं और ये बताते हैं कि एक बहुत वो डिज़ायरेबल मैन है और ऐसा शायद हर स्त्री चाह रही है। लेकिन उसमें भी ना जो पूरा सिनेमा है, जो चाहे वो प्रेम कहानी की ही बात करें, वो बहुत मेल सेंट्रिक है। जैसे हम लोग के दौर में, उस दौर की बात करें 90s में, तो मैंने प्यार किया, डीडीएलजे, मतलब ये जो सारी एक पूरा कल्ट फ़िल्में बन गई बाद में, उसमें ऐसे सुमन के कैरेक्टर को देख के लगता है कि वो तैयार ही की गई है सिर्फ़ प्रेम करने के लिए, उसको कोई करेगा तो बस वो एक्सेप्ट करेगी। उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपने विचार, उसका अपना करियर कुछ नहीं है। डीडीएलजे में भी जो वो दूसरा कैरेक्टर है वो उसकी पहल का इंतज़ार कर रही है और वो पूरी उसी शिकंजे में है। हमारे यहाँ इन प्रेम कहानियों में जो कास्ट का एंगल है वो बहुत कम उसको रेखांकित किया गया है। सौम्या ने एकदम सही बात कही। और ज़्यादातर उन उस कास्ट वाले एंगल को डिटोरिएट करके बस अमीर-गरीब में खाँचे में दिखाया। तो ऐसा लगता है कि 2 अलग-अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इसलिए समाज को दिक्कत है। जबकि डीडीएलजे में अगर देखें तो जो काजोल का परिवार है और जो शाहरुख का है, उसके में आर्थिक असमानता बहुत गहरी हो ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है। लेकिन वो कास्ट का कोई एंगल होगा कि कौन-सा एंगल है, उसमें संस्कृति का घाल-मेल कर दिया गया है। लेकिन जो एक बहुत सतह के नीचे जो चीज़ रहती है हमेशा, वो कास्ट रियलिटी है। उस पर हमारे यहाँ सिनेमा बहुत बात नहीं करता है। बाद में हम देखते हैं कि अभी के इस दौर में 2010 के बाद से अभी हम देखें तो बड़ी बोल्ड प्रेम कहानियाँ और सेक्सुअलिटी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन के इन फ़िल्मों में आई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल गेज़ ख़त्म हो गया है। उसमें अगर हम देखें, चाहे वो जब वी मेट की बात करें, ऐसा लगता है कि उसमें भी उसकी खुशी का पूरा केंद्र एक पुरुष ही है। और वो वैसे ही नैरेट हो रही है। तमाशा की बात करें, जैसे इम्तियाज़ अली ने बेहद सुंदर फ़िल्में बनाई हैं इस मामले में। लेकिन अंततः जो है, तमाशा हो या कोई और इस तरह की और फ़िल्में, उसमें मेन जो सेंटर कैरेक्टर है, वो मेल है। और उसी के जो अंदरूनी क्लैशेज़ हैं, जो दुविधाएँ हैं, उसी से पूरी कहानी नैरेट हो रही है हर तरफ। इस मामले में मुझे कल इत्तेफ़ाक से बात हो रही थी एक कॉलेज में रजनीगंधा पे। मुझे अचानक से लगा कि वो कम इस तरह की फ़िल्में बनी हैं जहाँ सेंटर में मतलब स्क्रीन टाइम औरत को ज़्यादा मिले और वो 2 पुरुषों के पूर्व और वर्तमान के प्रेमी के द्वंद में फँसी है और उसको किसी भी तरह से कम विलेन नहीं बताया गया। आप बहुत उस कैरेक्टर को जजमेंटल होके नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ जो सिनेमा रहा है, इस तरह के तमाम ट्रायंगल्स और द्वंद को पुरुष मतलब मेल सेंट्रिक तरीके से ही पूरा उसको रखा गया है। संगम में मतलब अगर एक पुरुष ने 2 पुरुषों ने एक स्त्री को चाहा है और उसे हासिल कर रहे हैं, तो दूसरे की का मरना अनिवार्य है, मतलब ऐसा कुछ है। मुझे रजनीगंधा देखते हुए सबसे खुशी की बात ये लगी कि वो जब एक को चुन रही है तो दूसरे मतलब नवीन को मरना नहीं है एटलीस्ट। तो और इस तरह की जो फ़िल्में हैं, जो स्त्री के द्वंद को अ, उसकी इच्छाओं को, इसमें एक एक फ़िल्म का नाम ज़रूर लूँगी, वो गहराइयाँ जब आई थी, तो वो और जटिल होते प्रेम संबंधों को और उसमें तमाम तरह के साइकोलॉजिकल जो एंगल हो सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करती। इस मामले में वो एक फ़िल्म, और कहीं से कम आपको वो जो मतलब सॉरी, जो फीमेल कैरेक्टर है दीपिका का, आपको विलेन नहीं लगता है। आप
उसके तमाम जटिल मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों को समझते हुए उसे वैसे नहीं देखते हैं। तो इस तरह की फ़िल्में और मुझे लगता है आनी चाहिए। और जो एक और फ़िल्म थी जिसमें जो बात की उन्होंने कि हमारे यहाँ पूरा जो जेंडर का डिस्कोर्स है फ़िल्मों में, वो सिर्फ़ जैसे लगता है 2 ही हिस्सों में मेल वर्सेस फीमेल की मोहब्बत को लेकर ही पूरा सेंट्रिक होके और उसे एकदम नैरो करके कर दिया गया। एलजीबीटीक्यू जो पूरा प्लस डिस्कोर्स है। कोबाल्ट ब्लू इस मामले में एक शानदार फ़िल्म थी, जो मुझे याद आता है, जो इस तरह की बातचीत रखती है। अक्सर हमारे यहाँ जब जेंडर मतलब मेल फीमेल से अलग जब कोई सेम सेक्स लव स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाता है या उस पर फ़िल्म बनाई जाती है, तो ज़रूर उसमें शुरू में तो एक पूरा लंबा दौर है कि अगर स्त्री किसी स्त्री को चाह रही है, तो दूसरी स्त्री विलेन ही बनाएँगे उसमें। ऐसी बहुत सी फ़िल्में एकदम से ख़्याल में आ रही हैं। और या मेल ऐसा कुछ मतलब अगर वो सेम सेक्स मैरिज की तरफ या लव एंगल की तरफ जाता है, तो उनकी मोहब्बत को इतना मज़ाहिया और इतना ख़राब तरीके से ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा अच्छा 2 सेम सेक्स वाले लोग मोहब्बत नहीं कर सकते और ये करते हैं तो ये मज़ाक की चीज़ है। तो हमारे यहाँ सिनेमा ने इस तरह से भी बड़ा नेगेटिव पूरा जेंडर डिस्कोर्स पे काम किया है, जो अब धीरे-धीरे थोड़ा सेंसिटिव होने की तरफ कुछ-कुछ जी चीज़ें आ रही हैं तो बढ़ रही हैं। जी। तो मुझे जी लगता जी, है बहुत कि शुक्रिया। बहुत ये शुक्रिया, बहुत सारी शुक्रिया चीज़ें जी जी। जी, जी जी, बहुत आपने बड़े विस्तार से जो आपने अपनी बात रखी है, उसमें एलजीबीटीक्यू वगैरह सारे एंगल आ गए। हितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो हम प्रेम कहानियों की बात कर रहे हैं, फिल्मी प्रेम कहानियों की बात कर रहे हैं, पर्दे पर जो प्रेम की अभिव्यक्तियां उनकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बस ये समझना चाहूंगा, जो कि आप और संस्कृति को, सिनेमा को अच्छी तरह से समझते हैं, इनके बारे में आप निरंतर चर्चा भी करते थे। क्या जो पर्दे पर दिखाए जाने वाला प्रेम है, वो कहीं समाज में किसी तरह की आज़ाद ख़याली को, या जिसको हम प्रगतिशीलता कह सकते हैं, उसको बढ़ावा दे रहा है क्या? क्योंकि जो फ़िल्में हैं, हम तो देख रहे हैं कि अगर समाज में ऑनर किलिंग है, तो सिनेमा उसको बड़े ग्रोटेस्क तरीके से दिखाता है, और कहीं न कहीं उसको लेकर के एक फ़ियर साइकोसिस भी डेवलप होती है। और कहीं न कहीं वो, चाहे वो जाति का मामला हो, या धर्म का मामला हो, या आर्थिक असमानता का मामला हो, सिनेमा घुमा-फिरा के परंपरावादी कहना चाहिए परिणति पर ही जो है ले जाता है प्रेम को। अगर उसको लगता है कि नहीं, मिलना है वही ठीक है। अगर नहीं मिले हैं तो वो प्रेम कहानी जो है वो, जबकि हमने देखा है कि जो प्रेम कहानियाँ जहाँ पर कि नायक-नायिका का मिलन नहीं हो रहा है, मिसाल के तौर पर देवदास को ले लें। हालाँकि वो, मैं फिर कहूँगा कि वो एक उपन्यास पर बनी फ़िल्म है, लेकिन जिस तरीके से उसका विमल राय ने चित्रांकन किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और वो जो है, वो आपके दिमाग पर, चाहे किसी भी पीढ़ी का दर्शक हो, अगर वो गंभीर सिनेमा को पसंद करता है, तो वो जो दिलीप कुमार की देवदास है, विमल राय की देवदास है, उसको देखने के बाद प्रेम का एकदम बिल्कुल अलग रूप निकल कर के आता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जितेंद्र जी? हाँ, नमस्कार। मैं सुन रहा था, दोनों वक्ताओं को सुना। मेरी टिप्पणी थोड़ी भिन्न होगी। मुझे लगता है कि हिंदी फ़िल्मों में रोमांस का जो चेहरा है, स्वरूप है, वो गुणात्मक रूप से बदला है। और ये बदलने का मोमेंट जो है, वो कपूर परिवार से आता है। शुरुआत होती है राज कपूर से, और जब ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, तो ये वाला जो मोमेंट है, जिसको बाद में और बढ़ाया गया, तो उससे एक अलग किस्म की परिणति हुई। और आज ये स्थिति है कि अब मानसलता जो है, वो इतनी बढ़ गई है, उसका रिप्रेजेंटेशन इतना बढ़ गया है कि उसका प्रभाव हम पूरे समाज पे देख रहे हैं। अब इसके लिए फ़िल्मों को ज़िम्मेवार माना जाए या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन बढ़ा है। और प्रकृति जो है, वो थोड़ी अलग हुई है। रोमांस का जो अर्थ है, उसका एक रोमांस का एक दूसरा पक्ष भी है। मैं पोएटिक नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे एक पंक्ति याद आ रही है प्रसाद की, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। तो उस तरह की प्रेमानुभूति के प्रसंग भी हिंदी फ़िल्मों में लाए गए हैं, और बड़े सुंदर तरीके से लाए गए हैं। मुझे अभी अजय ब्रह्मात्मक जी ने पूछा कि सबसे अधिक बेहतरीन रोमांटिक फ़िल्म आपको कौन-सी लगी है जीवन में? तो मैंने वो बंदिनी का ज़िक्र किया। तो बंदिनी में तो मिलन है ही नहीं, उसमें, और वो हमको याद रह गया इतनी तमाम फ़िल्मों के बाद भी। आप इसको आदर्शवादी मन कह लीजिए, परंपरावादी मन कह लीजिए,
लेकिन आदर्श के बिना रोमांस क्या है? मैं उस पर एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर जाना और उस अनुभव का क्या अंत है? उस तरह के रोमांस को रोमांस ना कहा जाए, एक भूख कहा जाए। मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। भले ही ये दकियानूसी लगे, लेकिन मुझे यही लगता है कहना। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोमांस जो है वो गहरी चीज़ है। मुझे दिलीप कुमार का एक कहा हुआ कथन याद आता है। दिलीप कुमार रोमांस के बहुत अच्छे-अच्छे गाने दिलीप कुमार के नाम हैं, लेकिन कहीं भी उसकी फिजिकल अभिव्यक्ति नहीं हुई है। आप गौर करिएगा बैजंती माला के साथ है या तमाम फ़िल्मों में उन्होंने जो किया है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रिप्रेज़ेंटेशन जो है वो उस तरह का हो जिसमें कि मांसलता का ऐसा प्रदर्शन हो। रोमांस जो है वो मूलतः मानसिक मामला है मेरे हिसाब से। और फ़िल्म वाले इसकी छूट लेकर के उसको मांसलता तक ले जाते हों, उसका एक प्रभाव टिटलेटिंग इफ़ेक्ट होता होगा, लेकिन मुझे वो बहुत शुभ नहीं लगता है। अभी जो ज़िक्र रजनीगंधा का हो रहा था, वो सब बड़ी कोमल फ़िल्में हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे और उसमें एक लाइन है कि कितना सुख है बंधन में। अब कितना सुख है बंधन में ये बात इस बात पे तो उसको मार दिया जाएगा उसको कि भई ये क्या बंधन है और प्रेम का मतलब बंधन थोड़ा ही होता है। तो लेकिन उसकी भावना को अगर आप समझेंगे, एक अनुभव फ़िल्म थी संभवतः तनुजा और संजीव कुमार की बड़ी सेंसिटिव फ़िल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फ़िल्म। अनुभव या इस तरह का कुछ अनुभव नहीं या कुछ और नाम हो सकता है। संजीव कुमार अनुभवी एक नाम था जर्नलिस्ट उसका, अनुभवी हाँ, नाम था अनुभव उसका, बिल्कुल हाँ, तो अनुभवी। वो बड़ी बहुत बहुत सुंदर फ़िल्म थी वो। और इसी का कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन होता है कभी-कभी में जब शशि कपूर कहता है कि कॉलेज के ज़माने के किसी प्रेम को हम याद करके आज जो है उस स्त्री के उस चीज़ को भूलना चाहते हैं जो आपके साथ बड़ी हुई है, रही है, बाल बच्चों को बड़ा किया है। वो भी बड़ा अच्छा-अच्छा प्रसंग है। तो हिंदी फ़िल्मों ने एक तरह से एक आदर्श को एक आदर्श ही कहूँगा मैं इसको, ये रियलिटी तो कभी भी नहीं थी, लेकिन एक आदर्श को ढोया है। और अब समय का दबाव ऐसा हो गया है, लोगों की माँगें इतनी फूहड़ किस्म की होती जा रही हैं कि अब उसमें वो मांसलता सिर्फ़ एक जेंडर में होने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लोग उसको बहुत दूसरे-दूसरे धरातलों पे ले जा रहे हैं, जिसका संबंध समाज से कम है। तो ये जो आक्रामकता आई है और इस आक्रामकता का एक विश्लेषण होना चाहिए कि ये क्यों आया। लेकिन अब रोमांस जो है, अब वो दूसरी ही चीज़ हो गई है। अब वो रोमांस मुझे लगता ही नहीं, इसलिए मैं आजकल की फ़िल्में देख ही नहीं पाता हूँ। 1-2 फ़िल्म थी ना जिसमें कि दीपिका थी और एक और कोई हीरोइन थी, वो पूरी तरह से आपस में बाद में हीरो को अचानक एक समय ऐसा लगता है कि वो दूसरी लड़की से प्यार करता है और वो फिर उसी से चला जाता है और इसको दीपिका स्वीकार करती है। इस तरह की जो फ़िल्में होती सैफ हैं अली वो खान, दीपिका पादुकोण की फ़िल्म थी वो, सैफ अली खान थे उसमें हीरो। कॉकटेल हाँ, नाम हाँ, था हाँ, उस फ़िल्म हाँ। का, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। कॉकटेल वही अब ये रोमांस कोई कॉकटेल की चीज़ नहीं है। हम लोग अब फ़िल्म जिस जिस तरह से आप ये मेरी सीमा कहिए कि अब या जो भी कहिए, लेकिन मैं अब वो सब फ़िल्में देख नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि यार इसमें रोमांस नहीं है, ये रोमांस वाली फ़िल्म नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। तो यहीं पर बात अपनी जी, रखूँगा कि आपने ये हाँ, रोमांस आपने जो बनने बात के कही है, मैं वही आपकी जो बात है उसी को लेकर के अजय जी के पास चलता हूँ कि अजय जी ये जो बात अभी जहाँ हितेंद्र जी ने छोड़ा है कि रोमांस इन्होंने कहा कि भाई कॉकटेल जैसी फ़िल्मों में रोमांस नहीं है, जबकि आप तो वर्षों से फ़िल्में देख भी रहे हैं और फ़िल्मों के बारे में एक विश्लेषण बात करते हैं, जोड़ दूँ टिप्पणियाँ सर, एक करते बात हैं। जोड़ दूँ क्या? आप जी, जी, बोलिए, रोमांस मत बोलिए, कहिए, बोलिए। एक दूसरा शब्द उसके लिए कोई दूसरा शब्द जो है इजाद करिए। ये रोमांस मत कहिए, रोमांस को हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। मतलब पुराने ख़यालात के लोगों को है, हम प्यार में सौदा करते हैं एक बार, ये भी एक आदर्श है, लेकिन उस तरह के लोगों के लिए ही रोमांस रखिए। ये अभी का जो है मामला, इसके लिए कोई दूसरा शब्द, इससे बेहतर शब्द चुन लीजिए। अजय जी से मैं कहूँगा। चलिए ये ज़िम्मेदारी मैं अजय जी को ही दे देता हूँ, वो इस शब्द भी ईज़ाद करेंगे। अजय जी और बारक साहब दोनों इस शब्द को ईज़ाद करेंगे, क्या भावना है। लेकिन ये कि जो बात आपने कही है, मैं उसकी तरफ अजय जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा और उसी को आगे बढ़ाएँ कि कैसे एक अभिव्यक्ति जो है वो जैसे हितेंद्र जी ने कहा कि भाई वो उनको समझ अच्छा नहीं लगा कि
एक नायक है, 2 नायिकाएँ हैं और वो एक से प्रेम करता है और वो अंततः किसी और की तरफ चला जाता है। उसमें किसी का प्रेम है, किसी के मन में है, किसी के मन में नहीं है। तो ये जो है क्या आप इसको क्या कहेंगे अजय जी? क्या ये वो जो देवदास वाली बात है ये उसका विस्तार नहीं है? एक बहुत अलग तरीके से मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है किसी को इसमें बहुत अजीब-सा लगे, लेकिन वो जो अभी देवदास का चूँकि ज़िक्र आया तो मुझे और अभी गाने की बात भी हो रही थी, हितेंद्र जी ने भी कहा, तो जो वैजयंतीमाला का जो किरदार है जब वो दिलीप कुमार को एक गाना गाता है कि तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है। साहिर लुधियानवी का लिखा गाना बड़ा खूबसूरत गाना है कि तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। जो तुझे वो जो है ना कि मैं जो तुझे वो अदा कहाँ से लाऊँ जो गाना बड़ा खूबसूरत गाना है लता मंगेशकर की आवाज़ में। बहरहाल, तो वो मैं आपसे समझना चाहूँगा अजय जी कि क्या ये जो चीज़ है अभिव्यक्तियों का मामला, क्या ये सिर्फ़ इसलिए हमको अजीब-सा लगता है कि भई हमारी अपनी सेंसिबिलिटी कुछ अलग है, लेकिन जो ज़माना है ज़माना कहीं न कहीं आगे बढ़ गया ना। जैसे आज हम इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू को लेकर के सिनेमा जो है थोड़ा सेंसिटिव हुआ है, पहले नहीं था। उसी तरह से जो नई अभिव्यक्तियाँ आई हैं, क्या उनको लेकर के हम थोड़े क्रिटिकल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं? जैसे कि अभी हितेंद्र जी की बात से मुझे ऐसा लगा। आप क्या कहेंगे? अ, बेशक क्रिटिकल हो रहे हैं और पटेल साहब की बातों में ये है दिख के उनके जो स्टेटस होते हैं फेसबुक के वहाँ भी दिखता है और वही वो बोल भी रहे हैं। तो समय के साथ चलने का या समय के साथ चीज़ों को देखने समझने का और थोड़े पॉजिटिव होकर के एक नए विचारों को, नए अभिव्यक्तियों को समझने की ज़रूरत है। रोमांस की बात हम छोड़ दें रोमांस शब्द को, नए शब्द आ गए हैं, सिचुएशनशिप आ गया है, कंपेनियनशिप आ गया है, तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। इन शब्दों से अगर वाकिफ़ हों पटेल साहब तो ये प्रेम की जो स्थितियाँ हैं, प्रेम के जो संबंध हैं, कैसे बदल रहे हैं आज के ज़माने में, वो है। समस्या ये नहीं है कि प्रेम का क्या रूप आ गया है, ये बिगड़ गया है, ये मांसल हो गया है या क्या हो गया है। मांसलता हम जिसे समझ रहे हैं ना, ये मांसलता एक कपड़ा पहन लेने से सिर्फ मांसलता नहीं छिप जाती है। एक दुपट्टा ओढ़ लेने से मांसलता नहीं छिपती है। शरीर का दिख जाना मांसल हो जाना नहीं है। ये विचारों की बात है। राज कपूर ने क्या किया या और दूसरे लोगों ने क्या किया, किस तरीके से उन्नत उरूज पर फोकस होता था कैमरे का, वो क्या मानसलता नहीं है? सवाल है देखने और समझने का। मेरा मेरी जो धारणा है या अभी जो देख पा रहा हूँ मैं सिनेमा में, जैसे लव-यापा जैसी फ़िल्म आई अभी, शायद आप लोगों ने देखी हो, जहाँ फ़ोन बदलने की बात आती है और फ़ोन बदलने के बाद से कैसे एक-दूसरे का भेद जब मालूम होता है फ़ोन के ज़रिए, तो उनका प्यार हिल जाता है थोड़ा-सा। एक इंडिविजुअल के तौर पर भी अब लोग हैं। अब वो देवदास का ज़माना नहीं है। अब कोई भी शहीद नहीं होता है प्रेम में। बहुत कम ऐसे सुसाइड मिलेंगे या ऐसे भाग जाना मिलेगा। अब तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये ज़माना है और ये सच्चाई है। इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या युवकों में या युवा जो उम्र है उसमें कमिटमेंट वाली दिक्कत आई है, ज़रूर आई है। जिसको लेके फ़िल्में बन रही हैं। अब बाप दुश्मन नहीं है, अब समाज दुश्मन नहीं है, अब जाति का भेदभाव नहीं है, सभी महानगर में रहते हैं, जहाँ कोई पूछता भी नहीं है कि भई कहाँ के रहने वाले हो, क्या है? वहाँ पे एक-दूसरे से कमिट करें कि ना करें और करें तो कितने दिनों के लिए करें, तो आप देखेंगे कि वो एक खुद ही के दुश्मन बने हुए हैं खुद, वो समस्या ज़्यादा है। और मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा पर्दे के बाहर भी ले जाना चाहूँगा, ऑफ स्क्रीन भी देखें आप। ऑफ स्क्रीन मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक पुराना समय था जब आपने किस्से सुने होंगे कि दिलीप कुमार मधुबाला में प्रेम था, फिर उसके बाद झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद दिलीप कुमार ने सूरत तक नहीं देखी मधुबाला की बाद में। या ऐसे और भी प्रेमी रहे हैं, जिनके एक-एक करके किस्से निकाले जाएँ तो बहुत सारे किस्से मिलेंगे। लेकिन आज के युवकों का, आज के कलाकारों का प्रेम देखिए आप, दोनों अलग हो गए हैं, फिर भी मिलते हैं। साथ रहते हैं, पार्टी करते हैं। आप इसको नैतिक दृष्टि से चाहे जितना गलत मान लें और तलाक होने का मतलब गाली-गलौज पे उतर आना नहीं होता है। ये नई पीढ़ी समझा रही है, दिखा रही है। बहुत सही कहा था महेश भट्ट साहब ने कि सर कोई 1 मिनट मैं ज़रा दरवाजे पे कोई आ गया, मैं अकेला हूँ घर पे, 1 मिनट।
खैर अजय जी जो बात कह रहे हैं, अभी चूंकि वो बीच में गए हुए हैं, तो मैं बस एक शिपक की तरह उनकी उसमें रख रहा हूँ। देवदास का उन्होंने जिक्र किया कि देवदास वाला जमाना नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कमिटमेंट फोबिक है आज का नौजवान। तो क्या मैं जब पारक साहब के पास आऊंगा, मैं उनसे चाहूंगा इस पर थोड़ा विस्तार से बोले। क्या जो कमिटमेंट फोबिया है वो तो देवदास के वहां भी दिखता है, क्योंकि पारो तो आई थी उसके पास रात में, पर वो अपने आप को उस समय जो है उसने कमिट नहीं किया उस रिलेशनशिप में, और जिसका गिल्ट उसको बाद में जिंदगी भर रहा। और फिर वो नहीं अंततः इसीलिए मतलब वो जाकर के नहीं, पारो की मेरे ड्योढ़ी ख्याल पर से जाकर के वो जान उस देता है। नहीं, उससे ज्यादा अमिताभ जी जो एक और बात है वो ये है कि महानगर में रहने वाले लोगों की कहानियां हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन कास्ट का जो इशू है वो इशू महानगरों में भी है, जो पर्दों पे नहीं है। और सबसे ज्यादा है महानगरों में, जो तो जो महानगर महानगरों में नहीं है जो मैट्रिमोनियल आते हैं सौम्या जी, मैट्रिमोनियल तो एग्जैक्टली सब कास्ट के बेसिस पर ही आते उसमें हैं। सब तो में कास्ट है वो तो बड़े बड़े एग्जैक्टली अखबारों में छपते हैं, अंग्रेजी अखबारों में छपते हैं। तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। और साथ में जो महानगर नहीं है, जो महानगर पर्दों पे भी नहीं है, लेकिन आज के तारीख में भी सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग, सबसे ज्यादा इश्यूज और कास्ट पे ही मुझे है। मुझे तो सौम्या जी, चूंकि आपने बात छेड़ी है, तो मैं उसमें एक ये चीज जोड़ना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था जब सिनेमा में इंटरफेथ लव स्टोरीज दिखाई जाती थी, और जी, उस समाज में समय भी इंटरफेथ लव इंटरफेथ स्टोरीज की जगह थी। इंटरकास्ट इस कुछ वक्त तो नहीं था। इंटरफेथ लव स्टोरी की बात करना नहीं, इंटरफेथ की बात करना ही जो है वो जान जोखिम में जी डालना है। जो जी जो जो कपल हैं एग्जैक्टली बेचारे, जैसे देखिए, तो वो जो है मान लीजिए, चाहे वो अभी उत्तराखंड में तो ये आपका यूसीसी लागू हो गया है। उसके बाद अभी हम एक कपल की कहानी पढ़ रहे थे अखबारों में कि कैसे उनकी जी जो शादी का फंक्शन था उसको लेकर के जी बवाल मच गया, फिर उनको नहीं, कैंसिल और करनी मेरे पड़ी। ख्याल तो ये से जो तमाशा, ये जो अमिताभ चीजें जी, चल रही हैं, ये हाँ, जी जी, नहीं, और ये अमिताभ जी ये जो जो सबसे मसला ज्यादा है, इम्पोर्टेंट है, जो चीज नोटिस करना वो ये है कि पॉलिटिकल रेजीम भी उस एजेंसी को कर्टेल कर रही है। तो उत्तराखंड में आपको अपने पेपर्स दिखाने पड़ेंगे अगर आप एक होटल में जाना मैं चाहते हैं। पॉलिटिकल एजेंसी की ही बात कर रहा हूँ सौम्या जी। हाँ मेरा कहने का एग्जैक्टली मतलब तो यही है कि जो बिल्कुल ये जो समाज, मैंने जब शुरू में बात कही थी तो यही कहा था कि सिनेमा और समाज का जो अंतर संबंध है उसमें, एग्जैक्टली क्या सिनेमा की जो प्रेम कहानियां है वो समाज में क्या कोई आजाद ख्याली ला रही है क्या, या बिल्कुल जो समाज है वो सिनेमा को आजाद ख्याल बना रहा है क्या। तो जैसे इंटरफेथ मैरिजेस की मैंने बात की, तो पहले ये था कि आप सिनेमा के पर्दे के बाहर भी और सिनेमा के पर्दे पर भी आप इंटरफेथ मैरिजेस भी देख सकते थे और उनको आप अप्रिशिएट कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल समाज में भी ऐसा होता, बावजूद इसके कि उस समय समाज उतना उन्मुक्त या उन्नत नहीं कह था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आज जब हम शायद अपने आप था, को, अब नहीं है। शायद, हाँ शायद ये उतना हाँ उन्मुख था। बिल्कुल सही बात। ये हो सकता है, इसके बारे में हम, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जी एक अलग तरह से आप कह सकते हैं उन्नत था, एक अलग तरह से आप कह सकते हैं उन्नत नहीं था। लेकिन आज जब जी जब हम अपने आप को उन्नत मान रहे हैं, आज जब हम अपने बिल्कुल आप को उन्नत मान रहे हैं, विश्वगुरु मान रहे हैं, ऐसे समय में हमारे समाज में जो है वो इंटरफेथ मैरिजेस के लिए जगह लगातार बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है। उनको हम लव जिहाद का नाम दे दे रहे हैं, और सिनेमा बिल्कुल इसीलिए इस तरह की कहानियां एग्जैक्टली दिखाने से डर रहा है। फर्क साहब आपके एग्जैक्टली पास आता हूँ, क्योंकि जब जब जी अजय जी आएंगे तो वो अपनी बात जी रखेंगे। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, ये जो हमारी बीच में एक शिपक की तरह बातचीत शुरू हुई, उस बातचीत को संदर्भ लेते हुए और अभी तक जो कहा है सभी वक्ताओं ने, उसके आधार पर आप सिनेमा में जो प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, जी हाँ, सुनाई दे रही है। थोड़ी धीमी आ रही है लेकिन आ रही है सर। अच्छा। सबसे पहले तो मैं एक दो जनरल बात कहूंगा। जनरल यानी कि फिल्मों में प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उसने क्या किया समाज पर। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वो बुनियादी तौर पर प्रेम विरोधी समाज है। प्रेम को एक अपराध की तरह देखता है। अगर प्रेम को ही अपराध की तरह नहीं देखता, लड़के लड़की का, स्त्री पुरुष का आपस में मिलना, उनकी आपस में बातचीत करना, इसे ही एक पाप की तरह देखा जाता था और उन्हें रोका जाता था। अरेंज्ड मैरिज जो है वही आदर्श रहा है और उसी आदर्श पर आज भी बहुसंख्यक हिंदू परिवार या बहुसंख्यक भारतीय परिवार उसी पर चलते हैं। अगर लड़का प्रेम करे तो भी मुसीबत है, और लड़की प्रेम करे तो समझिए कि पूरे खानदान का, पूरे समाज के डूब मरने की बात हो जाती है।
ऐसे समाज में पिछले आप ये देखिए कि 70-80 सालों से कम या उससे भी ज्यादा समय से, बल्कि 1936 में अछूत कन्या जो बनी थी, जिसमें एक ब्राह्मण युवक और एक दलित लड़की के बीच में प्रेम को दिखाया गया था। प्रेम को की अभिव्यक्ति करना, ये एक लड़के और लड़की के प्रेम को कहानी का हिस्सा बनाना और उसे लोगों तक पहुंचाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। न केवल महत्वपूर्ण काम है, प्रगतिशील काम है, और भारत का जो रूढ़िवाद है उस पर एक चोट भी करता है। और हिंदी सिनेमा इस काम को बहुत करता रहा है और बहुत लोकप्रिय भी है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि इसी प्रेम ने हिंदी सिनेमा में, खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि स्त्रियों को अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी दिया। आप गीत देखिए, अधिकांश प्रेम गीत जो है पुरुषों पर नहीं, स्त्रियों पर फिल्माए गए हैं, जिसमें स्त्रियां अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है। यानी कि जो स्त्रियां अपने घर परिवार में अपने पति से प्रेम को नहीं व्यक्त कर सकती शब्दों में, वहां पर हिंदी सिनेमा ने स्त्रियों को यह अधिकार दिया कि वो खुलकर अपने मन की बात कहे, और वे गीत जो है बहुत ही लोकप्रिय है। इसलिए प्रेम के इस प्रभाव को मैं कम करके नहीं आंकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कम और कुछ ना हो, प्रेम के प्रति एक सहनशीलता का भाव तो पैदा होता ही है। उस देश में, उस समाज में जहां पर अगर दो अलग जाति के लोग प्रेम करें तो उनको पेड़ों पर लटका दिया जाएगा मारकर, ठीक है। उस समाज में जहां पर दो अलग धर्म के लोग अगर प्रेम करें तो हो सकता है कि शहर में दंगा हो जाए। उस समाज में न केवल प्रेम को अभिव्यक्ति करने को लोकप्रिय बनाया सिनेमा ने, बल्कि इस हद तक लोकप्रिय बनाया कि फिल्मों के जो नायक है आपके, अब मैं पिछले 20-25 साल को छोड़ दूं तो फिल्मों के जो हमारे नायक और नायिकाएं हैं, वो अगर हिंदू और मुसलमान होते हुए आपस में शादियां करते हैं तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसको लेकर किसी तरह का हंगामा नहीं होता और लोग बड़े मजे से उनकी फिल्में भी देखते हैं। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को पैदा करने में कहीं ना कहीं सिनेमा का योगदान है। और इस रूप में वो पॉजिटिव है कि भले ही समाज बहुत तेजी से न बदल रहा हो, लेकिन प्रेम की एक अभिव्यक्ति हो रही है, और जहां पर इसकी संभावना है कि उसको क्रियान्वित भी किया जा सकता है तो क्रियान्वित भी हो रहा है। एक छोटी सी घटना आज से 55 साल पहले की एक दृश्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो भी हमारे इस भारत का ही है। जोधपुर शहर जहां का मैं हूँ, 1970 के आसपास, यानी कि लगभग 17-18 साल का था मैं, तो मेरे एक मित्र जिनकी पान की दुकान थी, और शाम को पान की दुकान पर वो हमारे मित्र बैठते थे, तो मैं कई बार वहाँ जो है जाके आधा घंटे उनके साथ वहाँ पान की दुकान पर खड़ा रहता था। पान खाने का मुझे शौक नहीं था, लेकिन हम बैठे बैठे आपस में बात करते रहते थे। पान खरीदने वाले आते, पान लगाते, वो पान लगा के उनको देता, पैसा लेता, इस तरह से। एक दो बार मैंने नोट किया कि एक औरत जो शायद 1.5 उम्र की होगी, घूंघट निकाले हुए उस दुकान से थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती है। वेशभूषा से पहचाना जा सकता है कि वो किस जाति या समुदाय की है। वो जोधपुर के आधार पर मैं कह रहा हूँ, वो संभवतः वैश्य यानी बनिया जाति की थी। और वहां पर उसकी दुकान के पास में एक महाशय और खड़े थे, धोती कुर्ता पहने हुए, जो उसी जाति के थे जिस जाति के हमारे दोस्त थे, जिसे मतलब गांची वगैरह कह सकते हैं, ओबीसी। तो मैंने क्या देखा, एक दो बार मैंने नोट किया
कि वो औरत आके खड़ी होती थी। उस औरत को देखकर मेरा दोस्त जो है पान लगाना शुरू करता था। पान लगा के वो जो आदमी, दूसरा डेढ़ उम्र का आदमी खड़ा था, उसको देता था। वो आदमी जाके उस औरत को पान देता था। वो औरत पान लेती थी, फिर 1-2 मिनट दोनों बातें करते थे और फिर वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? मैंने कहा नहीं, पता नहीं है, लेकिन मुझे अजीब लगता है कि औरत आती है, घूंघट निकाले हुए आके खड़ी हो जाती है थोड़ी दूर पर, फिर ये आदमी जाता है, पान खिलाता है और फिर चला जाता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है प्रेम करते थे अपनी जवानी के दिनों में। शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि जातियां अलग अलग थी, लेकिन उनका प्रेम अब भी जीवित है। और ये पान के माध्यम से उनका मिलना भी होता है और उनका प्रेम जो है बना हुआ भी है। जबकि इस औरत के भी बच्चे हैं और इसके भी बच्चे हैं, इनके अपने अपने परिवार हैं, लेकिन उस प्रेम की स्मृति के लिए वो ऐसा करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन सी नैतिकता, कौन सा नियम, कौन सा ऊंच नीच, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि प्रेम जो है वो संभव ही नहीं है जब तक कि आप दूसरे को बराबरी का हक न दें। अगर स्त्री को आप बराबरी का हक नहीं देंगे तो प्रेम नहीं कर रहे होंगे, तब आप अब उस पर शासन करने की इच्छा रख रहे हैं। तो बराबरी का हक जो है वो बहुत जरूरी है, तब ही आप प्रेम में पहला कदम उठा सकते हैं। हिंदी सिनेमा ने चालाकी किया कि एक लंबे समय तक कि प्रेम की परिणति विवाह में दिखाकर कहानी को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उसके बाद ही ये सवाल आता है बराबरी का। उस बराबरी के सवाल का सामना करने पर वो प्रेम जो एक रोमांटिक प्रेम है, जो प्लेटोनिक प्रेम है, उसका वास्तविक रूप सामने आता है। हिंदी सिनेमा ने आसान रास्ता ये अपनाया कि इस प्लेटोनिक प्रेम को ही बढ़ावा दो, इसमें कोई खतरा नहीं है, और अब वो शादी के बाद का जो प्रेम है उससे बचो, क्योंकि उसमें खतरे बहुत हैं, उसे दिखाने में उसमें जोखिम ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रेम का एक अपना इतिहास है, और भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष में और रखना चाहता हूँ कि पिछले करीबन 20-25 साल से, या कहना चाहिए कि भूमंडलीकरण के बाद में, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, सिनेमा जिसने हमेशा अरेंज्ड मैरिज को हाशिए पर भी व्यक्त नहीं किया, हमेशा प्रेम को व्यक्त किया, हम आपके हैं कौन से उसने अरेंज्ड मैरिज को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। आप ये देखिए कि जैसे ही आप अरेंज्ड मैरिज में जाते हैं, वैसे ही जाति आ जाती है, धर्म आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, और आपका समाज फिर पीछे जाने लगता है। सिनेमा ने प्रेम के माध्यम से, चाहे वो अमीरी गरीबी के एक प्रतीकात्मक रूप में ही सही, लेकिन कहीं न कहीं वह यह संदेश दे रही थी फिल्म कि आपकी जाति, आपका धर्म, आप कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप आपस में प्रेम करते हैं तो आपको मिलने का अधिकार है, और कोई सामाजिक व्यवस्था जो है आपको इसे नहीं रोक सकती। ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ी चीज थी, लेकिन 1995 के बाद ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी जिसमें अरेंज मैरिज को भी ग्लोरीफाई किया जाने लगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीछे की तरफ है, लेकिन ये भी सही है कि इसी पीरियड में जिस हिंदी सिनेमा ने कभी हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानियों को दिखाने का साहस नहीं किया, उसने धीरे धीरे साहस किया। तो जाहिर है कि पहली बार में उन्होंने पुरुष जो है हिंदू बताया, स्त्री मुसलमान बताई, क्योंकि वर्चस्व जो है समाज में जैसा वर्चस्व था फिल्मों में भी वही था, लेकिन धीरे धीरे बदला हुआ। मैं समझता हूँ कि प्रेम को
प्रेम के बारे में जो भी बाकी बातें कही गई है, वो मेरी इन बातों के साथ अगर जोड़ के देखें तो एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर हिंदी सिनेमा में प्रेम की अभिव्यक्ति की आ सकती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद परख साहब, आपने कुछ बड़ी दिलचस्प स्थापनाएं दी हैं। आपने जो पारंपरिक जो विवाह संस्था है उसके भीतर पनप रहे प्रेम को, या उसके जरिए जो प्रेम दिखाई जाता है उसको आपने सिनेमा में शायद आपके हिसाब से वो जो है कहीं ना कहीं आप उसको एक रिग्रेसिव तरीका मान रहे हैं। लेकिन समाज में तो आज भी जो है ज्यादातर जो है देखा जाता है कि भाई विवाह जो हो रहे हैं वो पारंपरिक तरीके से हो रहे हैं और उसमें पति पत्नी उनमें बीच में प्रेम है नहीं है, जो भी कुछ है वो एक अलग तरह। अजय जी, आप अपनी बात अगर पूरी करना चाहें, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहूंगा अगर आपके पास कुछ उसमें जोड़ने के लिए है या आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। जी, दो सेकंड ले सकता हूँ। कहना चाह रहा था मैं हितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। हितेंद्र जी बस 2 मिनट अजय जी को पूरा कर लेने देते हैं। हाँ जी, नहीं, पहले हितेंद्र जी बोलिए। पहले हितेंद्र जी से पूछ लीजिए। हाँ, नहीं, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जब बराबरी की बात की ना पारक जी ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बराबरी में प्रेम नहीं हो। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। प्रेम जिससे करते हैं उसको अपने से ऊंचा स्थान देना पड़ेगा, तभी प्रेम हो सकता है। बस इतनी सी बात जोड़ना चाहता था। चलिए, ये एक नई दृष्टि है, नया दृष्टिकोण है। अजय जी बोले आप। नहीं, बस मैं वही जो जीवन से उदाहरण दे रहा था, ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा था कि हम उन्हें आदर्श माने ना माने, लेकिन जीवन में जिस तरीके से वे पेश आ रहे हैं, नए एग्जाम्पल पैदा कर रहे हैं, रिश्तों को संभालने, रिश्तों को आगे ले जाने, और प्रेम और विवाह एक संस्था भरे कागज पर लिखा हुआ साइन है, उसके बाद भी प्रेम रहता है, तलाक हो जाने के बाद भी प्रेम रहता है। कैसे एक दूसरे के मदद में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं वो, इसके तमाम उदाहरण आज के युवा प्रेमी दिखा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। चाहे वो आमिर खान हो, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे सैफ हो, ये तमाम लोग ऐसा कर रहे हैं जीवन में। और करीना हो या दीपिका हो या आलिया भट्ट हो, इन सब के, सुजैन खान हो, इन सबको देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और इन्होंने कोई फिल्म से प्रभावित होकर ऐसा नहीं किया है। महेश भट्ट से हमने कभी पूछा था इस बारे में, उन्होंने एक लेख भी लिख के दिया था मुझे कि चूंकि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, तो हम आपके सामाजिक नियमों से थोड़े ऊपर होते हैं और हमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आप अपने मिडिल क्लास फैमिलीज में या मिडिल क्लास समाज में जाके ऐसा ही करेंगे तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि आप पर तोहमत लगेंगे, आपको डांटा डपटा जाएगा, आपको सजा भी हो सकती है, आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। लेकिन फिल्में बहुत कुछ इजाजत दे देती है और आपका रसूख आपको बहुत कुछ करने की इजाजत देता है। प्रेम बदल चुका है। प्रेम जो हितेंद्र जी सोच रहे हैं या सौम्या जी इसको बहुत विस्तार दे देती हैं, तो वहां प्रेम बिखर जाएगा। और समाज से प्रेम, देश से प्रेम, गली से प्रेम, मोहल्ले से प्रेम। अब ये प्रेम तो ये ऐसी व्यापक परिभाषा है प्रेम की ना, तो फिर फिल्मों में प्रेम की बात हम जहां करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा फोकस नहीं रहेगा। फिर तो देशभक्ति भी प्रेम हो गया और तमाम प्रेम आ जाएंगे उसमें। अपने सामान से प्रेम, अपने वस्तुओं से प्रेम, अपने कुत्तों से प्रेम, अपनी बिल्लियों से प्रेम, तमाम प्रेम उसमें आ जाएंगे। यहाँ स्त्री पुरुष प्रेम की ही बात हो रही है। उसमें क्या बदलाव आए हैं, उसके क्या नए आयाम आए हैं, वो फिल्मों में किस तरीके से बदल रहा है, ये देखने की जरूरत है। और मेरा अपना मानना है कि 50s, 60s, 70s तक जो प्रेम था वो अमिताभ बच्चन के आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। सॉरी, आज बहुत डिस्टरबेंस है मेरे पास, मैं अकेला हूँ। और तो वो प्रेम खत्म हो चुका है, अब वो प्रेम नहीं है। आज के महानगरों में देख लें या छोटे कस्बों में भी जाके देखें, प्रेम का स्वरूप बदल गया है। हम में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रेम किया होगा। मैंने तो किया है, तो मुझे मालूम है। और मुझे वो हकीकत आज से 50 साल पहले की भी मालूम है और आज की भी मालूम है हमारी क्या स्थितियां, उससे थोड़ा बहुत पारक साहब जानते हैं, तो वो भी जानते हैं क्या स्थितियां थी। तो प्रेम अब वो नहीं रहा।
हमारे बच्चे जो प्रेम कर रहे हैं, हम जो प्रेम कर रहे थे, हमारे बच्चों के सामने कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही से प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरा प्रेम करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर तीसरा प्रेम करते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? और ये मेरे अपने आंखों के सामने परिवार में देख रहा हूँ, घरों में देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ। मैं उनको क्या कहूँ? मैं उनको उच्छृंखल कह दूं? मैं उनको बदचलन कह दूं? बिल्कुल नहीं। ये आज का समाज हमें परमिट कर रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम एक चॉइस पर आने के पहले बहुत सारी चीजें परख सकते हैं, देख सकते हैं, कंपेनियनशिप, सिचुएशनशिप वगैरह, ये तमाम चीजें प्यार के जो पहलू हैं। पहले था लव एट फर्स्ट साइट, हो गया, एक से हो गया, अब जिंदगी भर उसी के साथ फंसे हुए हैं। प्रेम है, नहीं है, शादी हो गई है, रहना है, निभाना। निभाना शब्द अब निभाने की जरूरत नहीं है, नहीं निभ रहा है, आपकी नहीं बातों में प्रेम बढ़ रहा आपकी है। बातों में अब बड़े विवाद, बड़े दिलचस्प विवादास्पद तत्व छुपे हुए हैं, और उन पर हम लोग अलग अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको समेट इसलिए रहा हूँ अजय जी, माफ कीजिएगा, जी जी क्योंकि हम अपनी हाँ बातचीत के एकदम आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और मतलब मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है कि मैं किसी और को थोड़ा समय दे सकूं अपनी बात करने के, सिवाय इसके कि यहाँ कोई एक 30-35 सेकंड में अगर कुछ। जी जी जी, पराग साहब बोलिए, बस आप बहुत संक्षेप में, लेकिन बहुत संक्षेप में। अजय ने एक बात जो कही कि अमिताभ बच्चन की जो समानता की बात कही, वो मेरे ख्याल में उसका विध्वंस सिनेमा में करने का काफी हद तक क्रेडिट अमिताभ बच्चन को जाता है, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल मर्दानगी को एक बड़ा मूल्य बना दिया। आप देखेंगे कि गुरुदत्त, दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सब जो है प्रेम के मामले में जिसे सॉफ्ट कहा जा रहा है ना, सॉफ्ट नहीं है वो, ज्यादा कहना चाहिए कि मानवीय है, ज्यादा गुंजाइश देता है स्त्रियों को भी अपनी भावनाएं मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप जो कहना चाह रहे हैं कि हीरो जो था वो वल्नरेबल नहीं रहा, जो वल्नरेबिलिटी पहले हीरो में हुआ करती थी, जो आपने यानी राज कपूर में या ह्यूमन देवानंद में, नहीं दिलीप रहा। कुमार में जो थी, बिल्कुल मानवीय तो जो नहीं, ह्यूमन तो एक अलग ढंग से ह्यूमन माने ह्यूमन भी है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि हाँ उसमें जो, क्योंकि उसमें अपने प्रेम को या प्रेम की असफलता को या अपनी जो कोमल भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की जो एक होना चाहिए कि एक जो सेंसिटिविटी होती है उसको छुपाना चाहता है, क्योंकि एंग्री यंग मैन तो एंग्री है ना, तो उसको तो अपनी एंगर को सामने लाना है, उसको अपने प्रेम को सामने लाना ही नहीं है, तो इसलिए वो वहां पर वो मामला पलट गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है, और उस बातचीत में अभी बहुत सारी और कथा की गुंजाइश है, जिस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल सिनेमा पर जो प्रेम दिखाया जाता है पर्दे पर, अजय जी ने जो बात कही उसमें अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने कहा कि समाज जो है एक को छोड़ करके दूसरे को ले लीजिए, अब समाज आपको सुविधा देता है। मैं तो देख रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे जब आप नहीं थे, कि समाज में जो है वो इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर के या इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर के भी जो स्वीकार्यता है उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट सी आ रही है, एक उनका विरोध हो रहा है। आप देखिए जो ऑनर किलिंग्स हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं जो प्रेम विवाह, जो प्रेम है इनफैक्ट उस प्रेम की परिणति जो है वो एक सुखद दाम्पत्य में ना पहलू है, और सिनेमा शायद इन चीजों से थोड़ा मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि दलितों की, वंचितों की जो कहानियां हैं उनकी बात भी अपनी जगह है, ग्रामीण परिवेश की कहानियां वो भी अब नहीं आ रही हैं। बहुत सारी बातें बहरहाल प्रेम के बारे में और प्रेम कहानियों के बारे में रादर सिनेमा पर, ये जो सिनेमा के दृष्टिकोण से जो बातचीत रही, आप कुछ कहना चाह रही है सौम्या? एक्चुअली अच्छा मीरा, हाँ, हाँ मैं जी बस ये बोलिए कहना बोलिए। चाह रही हूँ कि जब हम पुरानी दौर की फिल्में देखते हैं, जैसा हितेंद्र जी कह रहे हैं कि प्लीज रोमांस को वैसे ही कहिए और कुछ और ना बोलिए। दरअसल रोमांस के लिए कोई शब्द हम हम लोग खोज जो नहीं पाए इस लगातार बातचीत में हैं बहरहाल। वो हम लगातार, अभी का जो मनुष्य है बहुत जटिल होता जा रहा है, क्योंकि जीवन भी बहुत जटिल है। अभी आप सिर्फ मामला सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच प्रेम का नहीं रहा, हमारे और तमाम और लोगों के बीच, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, एक तकनीकी आ गई है। इस तकनीक के लगातार अपडेट होते जाने ने हमारे जीवन को पहले जैसा नहीं रहने दिया। तो प्रेम जी की भावाभिव्यक्तियां भी बहुत जटिल हो गई हैं, है ना? पहले हम किसी से बहुत देर बात ना करें तो बहुत अकेले, अगर आप बहुत अकेलापन पसंद नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, तो आपको कुछ किसी से बात करने की ईगरनेस होती थी। मैं मेट्रो में सफर करती हूँ, मैं लोगों को अकेले से फोन से सिर्फ स्क्रॉल करते हुए देखती हूँ। ऐसा नहीं कि वो किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ, लेकिन और जरूरी नहीं उससे वो उतना कनेक्ट कर रहे हो। तो जीवन पहले से की तुलना में बहुत जटिल हुआ है।
तो जब जीवन जटिल हो गया है तो प्रेम भी अपनी तमाम जटिलताओं के साथ आएगा ही। तो इसीलिए जो बहुत शुक्रिया। अजय सर जी, बात जी। कर रहे थे सिचुएशनशिप की, कंपेनियनशिप की, मेरा एक फ्रेंड कहता है कि किसी एक से पूरी तरह प्रेम कैसे हो सकता है? किसी से हमें इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट फ़ील होता है, हम उसकी बौद्धिकता से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, किसी के साथ हम बिल्कुल। इमोशनली चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं और किसी के साथ दूसरी तरह से होता है, किसी के साथ लगता है कि बस कॉफ़ी पे बैठे हैं और किताबों पे बात हो। तो आप समझ रहे हैं, तो इंसान भी बहुत जटिल हो गया है, उसकी भाव अभिव्यक्ति वो लगातार अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, समझ रहा है कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पहले जैसी नहीं रहीं। तो मुझे लगता है कि प्यार का वो स्वरूप जो जिसे हम बहुत रोमांटिसाइज़ करके अतीत में देखते हैं और सोचते हैं यूँ ही वापस लौट आए, हम भी तो वैसे नहीं बचे, कैसे वो चीज़ें वापस बिल्कुल, बहुत लौटेंगी? अच्छी बात तो आपने इसलिए कही है, बात बहुत मैं अच्छी जोड़ना बात चाह है। रही थी। इसी जी। इसी 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 नोट पर बहुत शुक्रिया, इसी नोट पर हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं। जो प्रेम की अजीब दास्तान है हिंदी सिनेमा में, वो जो है वो कहीं न कहीं समाज से जो जो बदलाव आज समाज में आ रहे हैं उससे प्रभावित है और कहीं न कहीं उसका भी इसमें एक कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन दिखता है। बहरहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। 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 नमस्ते।